सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो न्यूटन मैकेनिक्स में आपके इलास्टिसिटी वाला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था सेकंड यूनिट में, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके करा दिए हैं और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। आइए आज एक क्वेश्चन करते हैं उससे रिलेटेड, तो पढ़ें आप। सो दैट सिद्ध करना है आपको इस शेयर थीटा। देखो शेयर जो होता है ना, शेयर यानी शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन मैंने आपको पढ़ाया था, जिसे आप अपरूपण विकृति कहते हैं। तो शेयरिंग स्ट्रेस, वो शेयरिंग स्ट्रेन को आप शेयर भी कह सकते हैं, ठीक है। और बताया था शेयरिंग स्ट्रेन का जो फॉर्मूला निकल के आया था वो थीटा था बस, ठीक है। देखा था ना आपने, शेयरिंग स्ट्रेन बराबर थीटा। तो जो शेयरिंग स्ट्रेन है ना, यानी शेयर जो थीटा है वो कितना किसके बराबर है? इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट माने तुल्य है, तुल्य है यानी उसके बराबर ही मान सकते हो। इक्विवेलेंट है टू एन एक्सटेंशनल स्ट्रेन। एक्सटेंशनल स्ट्रेन यानी विस्तार। एक्सटेंशन माने क्या होता है? विस्तार। स्ट्रेन माने विकृति। विस्तार विकृति थीटा बाई 2 यानी एक्सटेंशनल स्ट्रेन थीटा बाई 2 एंड कंप्रेशनल स्ट्रेन यानी कंप्रेशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संकुचन। संकुचन विकृति, ठीक है। तो कंप्रेशन यानी दबाना, एक तरीके से सिकुड़ना, और एक्सटेंशन यानी फैलाव, विस्तार। तो एक्सटेंशन स्ट्रेन थीटा बाई 2 है और जो कंप्रेशनल स्ट्रेन है, संकुचन विकृति है, वो थीटा बाई 2 है। आपको सिद्ध करना है कि जो थीटा है यानी जो शेयरिंग स्ट्रेन है वो एक्सटेंशन स्ट्रेन और कंप्रेशनल स्ट्रेन के सम के बराबर है, ठीक है, उसके योग के बराबर है। एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, ठीक है। और ये जो है कंप्रेशनल स्ट्रेन और एक्सटेंशन स्ट्रेन, वो दोनों कैसे एक दूसरे के राइट एंगल है, लंबवत है। और ये तो मैंने आपको बता रखा है। जैसे ये है ना मार्करी है, आप इसे स्प्रिंग मान सकते हो, या आप मान सकते हो जैसे ये रबर का है, तो आप इसे खींचोगे, लेंथ बढ़ जाएगी। लेंथ में तो एक्सटेंशन होगा, लेकिन इसकी विड्थ में, चौड़ाई में, मोटाई में क्या हो जाएगा? डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है एक्सटेंशन लेंथ के अनुरूप हो रही है, तो विड्थ के अनुरूप क्या होगी? कंप्रेशन। तो दोनों जो स्ट्रेन है, लेंथ के अनुरूप स्ट्रेन एक्सटेंशनल स्ट्रेन है, और जो विड्थ के अनुरूप स्ट्रेन है वो कैसी है? कंप्रेशनल, ठीक है, संकुचन वाली है। तो वे दोनों का जो योग है वो शेयरिंग स्ट्रेन के बराबर होता है। और ये दोनों जो स्ट्रेन है, ये दोनों ये कैसी होती है? राइट एंगल्स पर होती है, यानी समकोण पर होती है एक दूसरे से। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो इसे देखो करते हैं, इसे सिद्ध करना है बस। यानी थीटा बराबर जो है ना, मतलब जो शेयरिंग स्ट्रेन है वो किसके बराबर है? थीटा बाई 2 कंप्रेशनल स्ट्रेन प्लस थीटा बाई 2 एक्सटेंशनल स्ट्रेन, इन दोनों के बराबर है, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या है? राइट एंगल है, यानी समकोण पर है ना। यानी दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। वो मैंने आपको बता ही दिया है 90 डिग्री एंगल कैसे है, क्योंकि लेंथ के अनुरूप तो एक्सटेंशन हो रहा है और विड्थ के अनुरूप क्या होगा? कंप्रेशन। तो एक्सटेंशन वाली विकृति तो ऐसे है और कंप्रेशन वाली ऐसे है, तो दोनों राइट एंगल है नहीं, दोनों 90 डिग्री पर है ना। चलो, तो देखो इसे समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। एक मान लो वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है इस तरीके से। आप इसके विकर्णों को मिला लो, इसकी एज को मिला लो, ठीक है। देखो इसके विकर्णों को मिला दो आप इस तरीके से, क्लियर है। तो ये आपकी एक आकृति है, स्क्वायर है, जिसे आप वर्ग कहते हैं, और इसके विकर्णों को आप क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे, देखो इसके नाम लिखो ए बी सी और बी, ठीक है जी। चलो देखो, अब आप इस वाले जो सिरा है ये, इसे आप क्या रखो? फिक्स्ड रखो, फिक्स्ड स्थिर। और इस पर आप फोर्स लगाते हैं ऐसे, तो आप देखते हैं, ऐसा मैंने बताया था शेयरिंग स्ट्रेन तभी तो आती है जो टेंजेंशियल स्ट्रेस वर्क करता है, टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स वर्क करता है। तो आप ऐसे फोर्स लगाएंगे तो जो ए है वो ए डैश पर आ जाएगा और जो बी है वो बी डैश पर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे बताया था ना। लेकिन वहां पर क्यूब का एग्जाम्पल लेकर बताया था। तो यहां देखो इस तरीके से मान लो ऐसे हो जाएगा। ये कहा गया आपका? ए डैश का, यहां पर है ना। और इसी प्रकार बी कहाँ आएगा आपका? बी डैश पर।
ठीक है जी। बी कहाँ गया, बी डैश पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे बीच में से हटा दें। ठीक है जी। तो ए डैश पर आ गया और बी डैश पर आ गया, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो ध्यान, यहाँ पे क्या होगा, आपने पहले विकर्णों को मिला रखा था डायगोनल्स को, अब भी आप डायगोनल्स को मिलाएंगे तो देखो डायगोनल ये तो नीचे वाला ही रहा, ऊपर वाला डायगोनल थोड़ा आगे चला गया, मतलब जो ऊपर वाला वर्टेक्स है सिरा है तो उसे वही मिला दो। ठीक है, इस तरीके से है ना, आप स्केल से मिलाना, बिल्कुल अच्छे से मिलेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। विकर्णों को मिला देना है बस, वर्ड मतलब डायगोनल्स को इधर मिला दिया, इधर से यहां पे मिला दो, इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप एक बार देखो, एक के लिए कर लेते हैं, इस साइड के लिए, इस साइड के लिए अपने आप हो जाएगा। आप एक बार देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, एक्सटेंशन यानी विस्तार हो रहा है। ठीक है, विस्तार कैसे होगा दिखाता हूं। देखो मान लो आपकी जो पहले ये वाला विकर्ण था, ये वाला डायगोनल था, सी बी था पहले, और अब कितना हो गया, अब हो गया सी बी डैश। तो आप देख के बताओ सी बी बड़ा है या सी बी डैश बड़ा है, तो आप देखेंगे सी बी डैश बड़ा है। ठीक है, क्योंकि अब सी बी डैश बड़ा है तो इसको वृद्धि हुई ना, लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ ना, तो सी बी डैश बड़ा है, तो इसको मतलब यहाँ क्या हुआ है, डिक्रीमेंट नहीं हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और इधर देख सकते हो आप, यहाँ से डी से लेके ए और डी से लेकर ए डैश, तो डी ए बड़ा है या डी ए डैश बड़ा है, तो आप पाएंगे डी ए बड़ा है, डी ए डैश छोटा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो विकर्ण था डायगोनल था ये घट गया है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ कंप्रेशनल स्ट्रेन है, यानी संकुचन हुआ है, यहाँ संकुचन विकृति है, और यहाँ पर है एक्सटेंशनल स्ट्रेन, यानी क्या बोलेंगे, विस्तार विकृति है। ठीक है, चलो तो देखो, और वृद्धि हुई कितनी, आप इस बात को पता लगाना चाहते हैं, भाई पहले सी बी था, अब सी बी डैश हो गया ये डायगोनल, तो आप वृद्धि है कितनी, तो वृद्धि है इतनी। ठीक है, इतनी बढ़ गई है, इस पॉइंट को आप एम कह सकते हो, इस पॉइंट को, तो इसका मतलब है यहाँ तक तो दोनों सेम है ये डायगोनल्स, लेकिन अब जो वृद्धि हुई है वो कितनी है, एम बी डैश है। ठीक है, एम बी डैश। और आप देखेंगे इधर देख लो, इधर जो कमी हुई है एन मान लो, तो देखो यहाँ जो कमी हुई है ए एन हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि पहले डी ए था, अब डी ए डैश है, तो डी ए डैश छोटा है, तो कमी कितनी हुई ए एन। लेकिन कमी के लिए नहीं कर रहे, केवल हम एक्सटेंशन स्ट्रेन यानी एक्सटेंशन के लिए बात करेंगे, और सिमिलरली करके कंप्रेशन के लिए अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, चलो करें स्टार्ट, चलो करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये जो डायग्राम है इसके बारे में मैं लिख दूंगा, जो मेरी बातें हैं लैंग्वेज है वो आप नोट से लिख लीजिएगा, डायग्राम आपको समझ में आ ही गया। ठीक है, नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलते हैं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप को चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको वीडियो क्लासेस का लिंक और पीडीएफ नोट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, आओ देखें फिर। ठीक है, आप देखो हमें करना क्या है, इसमें आपको एक्सटेंशनल स्ट्रेन निकालनी है, एक्सटेंशनल स्ट्रेन यानी विस्तार विकृति, तो ये निकाल देते हैं, है ना, देन और फिर कंप्रेशन के लिए सिमिलर भी हो जाएगा। तो एक्सटेंशनल स्ट्रेन, देखो एक्सटेंशनल स्ट्रेन मैंने आपको बता रखा है, एक्सटेंशनल स्ट्रेन यानी ये लेंथ वाली तो है स्ट्रेन, और लेंथ वाले स्ट्रेन को आप कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मैंने आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दो प्रकार की होती है, जैसे बताया था ना आपको कि जो फोर्स है आपका, जैसे आप क्या कहते हैं, जो पहले वाला स्ट्रेस था उसका नाम क्या था, देखो पहले वाला जो था, लास्ट वाला तो टेंजेंशियल था, सेकंड वाला था आपका नॉर्मल, और फर्स्ट वाले का नाम क्या था, याद नहीं आ रहा मुझे, आप देखो। तो स्ट्रेन भी दो प्रकार की है, देखो कैसे, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो दो प्रकार की कैसे है। मान लो जैसे ये बॉडी है, तो मैंने बताया था फोर्स बाहर की ओर हो सकता है, या तो इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और यदि जो ये फोर्स है ये अंदर की ओर हो तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो लेंथ
बढ़ेगी यदि डिफॉर्मिंग फोर्स बाहर की ओर लगेगा, क्लियर है, और लेंथ घट जाएगी यदि डिफॉर्मिंग फोर्स अंदर की ओर लगेगा। तो इसका मतलब है इस केस में क्या होगा, एक्सटेंशन होगा लेंथ में, है ना, एक्सटेंशन। यानी आपको एक बात पता है, लेंथ से रिलेटेड चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ये जो स्ट्रेन होती है इसे आप कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। हाँ, जो आपका स्ट्रेस होता है उसका भी नाम क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, बिल्कुल सेम ही नाम है ना। तो देखो यहाँ पर लेंथ में इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो, मैंने बता रखा है आपको, दोनों ही स्थितियों में क्या होता है, दोनों ही स्थितियों में जो स्ट्रेन है वो कहलाते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है। तो इसका मतलब है अनुदैर्ध्य विकृति दो प्रकार की होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो भी दो प्रकार की होती है। एक तो कौन सी, जब लेंथ में इंक्रीमेंट हो उसे कहते हैं एक्सटेंशनल स्ट्रेन, और एक कौन सी, जब लेंथ में डिक्रीमेंट हो उसे कहते हैं कंप्रेशनल स्ट्रेन। तो एक्सटेंशनल स्ट्रेन और कंप्रेशनल स्ट्रेन कोई अलग स्ट्रेन नहीं है, बल्कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के ही दो पार्ट हैं। बात समझ में आई होगी आपको, कहने का मतलब हिंदी में सुनो, यानी चाहे विस्तार विकृति हो चाहे संकुचन विकृति हो, दोनों ही किसके भाग हैं, अनुदैर्ध्य विकृति के हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से समझा दिया है आपको, क्लियर है। चलो, तो एक्सटेंशनल स्ट्रेन आपको निकालनी है, तो आपको पता है एक्सटेंशनल स्ट्रेन यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ, लेंथ में कितना चेंज हुआ, और एक्सटेंशन इधर हो रहा है, इधर कंप्रेशन हो रहा है, तो इधर की बात नहीं करें, केवल इधर की। तो लेंथ में चेंज कितना हुआ, चेंज कैसे चलता है, अरे बाद वाली लेंथ देख लो, पहले वाली लेंथ देख लो, दोनों का अंतर ले दो, ठीक है। यानी अब कितनी लेंथ है और पहले कितनी थी, दोनों का डिफरेंस ले दो। तो अब लेंथ कितनी है, सी बी डैश, अब लेंथ कितनी है, सी बी डैश, और पहले कितनी थी, सी बी। तो आप सी बी डैश में से सी बी घटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सी बी डैश में से आप सी बी घटा दोगे, यानी जो अब लेंथ है उसमें से पहले वाली लेंथ घटा दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि चेंज हुआ कितना है लेंथ में। तो एक्सटेंशन स्ट्रेन बराबर चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या है, सी बी डैश अपॉन सी बी, और इनिशियल लेंथ थी आपकी सी बी, ठीक है जी। और आप देखें सी बी डैश अपॉन सी बी, देखो माइनस सी बी है ना, सी बी जो है आप देख सकते हैं किसके बराबर है, सी एम के बराबर है। सी बी किसके बराबर है, सी एम के। तो सी बी देख सकते हैं डायग्राम से किसके बराबर है, सी एम के, और ये सी बी आपका अपोन का ऐसे रहेगा, साइड में लिख लो, क्योंकि सी बी किसके बराबर है, सी एम के। डायग्राम से ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। और देखो आप अब देख के बताओ, सी बी डैश में से सी एम घटा दोगे तो एम बी डैश तो बचेगा केवल, भाई सारे में से सी बी डैश में से सी एम घटा दो तो कितना बचेगा, केवल एम बी डैश। तो ये आ जाएगा एम बी डैश अपॉन सी बी, इक्वेशन फर्स्ट। एक्सटेंशन स्ट्रेन आपको निकालनी है, ये तब तक नहीं निकलेगी जब तक आप एम बी डैश की वैल्यू ना निकाल दें और सी बी की वैल्यू ना निकाल दें। तो आप एक काम करो, पहले एम बी डैश की वैल्यू निकाल दो, फिर सी बी की। तो एम बी डैश की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है छोटा सा, तो इस ट्राइंगल की बात करो, इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम है बी बी डैश एम, या बी एम बी डैश, कैसे कह दो, ठीक है। इस ट्राइंगल का आप देखो, आप निकालो कोस, कोस, और ये वाला एंगल दो बी डैश वाला, ये वाला, और इस एंगल का नाम क्या है, कोस, एंगल का नाम ही दे दो बी बी डैश एम। जो वाला एंगल लेते हैं उस पॉइंट को बीच में लेते हैं, तो बी बी डैश एम, ठीक है। ये वाला एंगल निकाल रहे हैं कोस बी बी डैश एम, यानी ये वाला एंगल, बी डैश पॉइंट बीच में है तो यानी ये वाला एंगल, एम बीच में होता तो ये वाला एंगल, बी बीच में होता तो ये वाला एंगल, ठीक है। ये बात पता होगी आपको पहले से। तो कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो बेस कितना है इसका, इस ट्रायंगल का बेस ये वाला है, ये एम बी डैश, और कर्ण, कर्ण यानी हाइपोटेनियस कितना है, ये वाला, ये तो एंगल के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस यानी कर्ण बी बी डैश, ठीक है। ये आपको तो एम बी डैश निकालना है, क्लियर है। तो आपका देखो डी बी डैश इधर पहुंचेगा और एम बी डैश निकल जाएगा, कोस बी बी एम डैश। मैं आपको बता दूं ये एंगल 90 है, तो लगभग ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग, सम ऑफ ऑल थ्री ट्रायंगल्स
इन ट्राइंगल कितना होता है 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो जब ये 90 है, ये दिख रहा है ना आपको, ये तो 90 है, तो ये 45 होगा लगभग और ये भी 45 होगा, तो ये cos 45 हो जाएगा। ये वाला एंगल लगभग कितना होगा 45, पूरा ना हो लेकिन लगभग 45 होगा, है ना। डायग्राम के से आप देख सकते हैं। और बी बी डैश इधर चला गया तो देखिए क्या बचा एम बी डैश। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो एम बी डैश कितना है आपका 1/√2 और बी बी डैश, ठीक है। एम बी डैश की वैल्यू निकली इक्वेशन सेकंड। इसी प्रकार आप वैल्यू किसकी निकालो, आप सी बी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल कौन सा वाला सी बी तो यहाँ पर है, तो आपको ट्रायंगल लेना पड़ेगा सी बी डी, ये वाला बड़े वाला ना काले रंग से जो है काले मार्कर से, तो ना इन ट्रायंगल सी बी डी। इसमें भी ऐसे निकालो, आपको सी बी निकालना है, ये वाला एंगल ले लो, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला एंगल लोगे, कोस लगाओ, कोस सी बी डी, कोस सी बी डी, ठीक है, कोस सी बी डी, सी बी डी। तो आपको पता है एंगल के सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर, इसकी तो बात नहीं होगी। कोस होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है आपका बी डी या डी बी कह सकते हो, ठीक है, डी बी। आधार यानी बेस अपॉन कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज, वो कितना है सी बी, ठीक है। अपन ने क्या आएगा सी बी। आपको सी बी निकालना था तो आपको हाइपोटेन्यूज का जिक्र लाना था, ठीक है। और परपेंडिकुलर आपको है ना नहीं पता है, क्लियर है, तो यहां से आप देख के बताओ सी बी डी, सी बी डी एंगल कितना हो जाएगा, मैंने बताया ये 90, तो लगभग ये दोनों किसके होंगे 45 के, तो ये भी लगभग कितना है 45, cos 45 बराबर dB और अपॉन CB। तो dB बराबर कितना आया, CB लिख लो, BC लिख लो, कैसे लिख लो, है ना। तो dB आपका आया, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो dB आपका कितना आया CB, ठीक है जी। CB कौन सा है CB, ये वाला है। तो देखो इसकी वैल्यू रखो dB की, हमें dB नहीं निकालना बल्कि, क्योंकि हमें तो CB निकालना है, ठीक है जी। CB निकालना है, तो CB बराबर बताओ कितना आएगा, CB बराबर आएगा dB अपॉन cos 45, dB अपॉन cos 45 और dB अपॉन cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो आपका CB कितना आया √2 dB, कितना आया √2 dB। इसे डालो इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब ये वैल्यूज आपको रखनी है इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है जी। चलो यहां तक नोट करो, मैं फिर रफ कर रहा हूं। देखो अब हमें करना क्या है, ये दोनों वैल्यूज कहां रखनी है, यहाँ पर एक्सटेंशन स्ट्रेन तभी तो निकलेगी, तो फर्स्ट इंप्लाइज, तो दोनों की वैल्यू रखो, एक्सटेंशनल स्ट्रेन लिख देना पूरा, एक्सटेंशनल स्ट्रेन बराबर किसका आएगा एम बी डैश की वैल्यू रखो, क्या आएगा बी बी डैश अपॉन √2 और सी बी की वैल्यू रखो √2 डी बी, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा अपॉन का है ना, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बचेगा 1/2 और बी बी डैश अपॉन क्या आएगा डी बी आएगा, ठीक है जी। देखो हाँ एक काम और करो, ये एंगल में परिवर्तन कितना हुआ थीटा, ये परिवर्तन कितना होगा थीटा। अब आप देखो यहां से इस ट्रायंगल को tan थीटा निकाल के देखो, साइड में कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नोट क्या करना है, सबसे पहले तो ये नोट करना है, फिर ये नोट करना है, फिर ये नोट करना है, ठीक है। 1 2 3 और फिर ये 4, ठीक है जी, ध्यान देना ये यहां तक है। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में डी बी बी डैश में, एक ट्रायंगल डी बी बी डैश, इसमें आप tan थीटा निकालो, थीटा तो आपको दिख रहा है, tan थीटा होता है लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी लंब है ना बी बी डैश, और आधार यानी बेस, ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये हो जाएगा बेस। बेस कितना है dB, बेस कितना है dB। तो आप देखेंगे dB डैश अपॉन dB, dB डैश अपॉन dB किसके बराबर आया tan थीटा के। तो आप यहाँ से 1/2
tan थीटा कर देंगे। इसकी जगह आपने क्या रख दिया, tan थीटा, ठीक है। और आप देखें एक बात, बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, थीटा क्या है, आप पकड़ गए होंगे बात को कि किस ओर चल रहे हैं। थीटा स्मॉल एंगल है तो आपको पता है tan, sin, cos, tan, cot ये सब खत्म हो जाते हैं, केवल एंगल बचता है। तो tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। तो आप देखो x टेंसरल स्ट्रेन कितनी आ जाएगी, x टेंसरल स्ट्रेन ये आपकी आ जाएगी, ठीक है, कितनी आ जाएगी 1/2 थीटा, ठीक है जी, 1/2 थीटा। तो ये आपकी x टेंसरल स्ट्रेन आ गई। ये कितना हुआ, डाल दो कोई से समीकरण पर 4। अब सिमिलरली करके बात करेंगे, है ना। एक की देखो हमें दो स्ट्रेन निकालनी थी, एक तो एक्सटेंशनल और एक कंप्रेशनल। तो केवल एक की बात करनी, हमने बहुत साल से निकाल दिया है ना। दिवाली चली गई है लेकिन उनकी उतरी नहीं है, है ना। चलो तो यहाँ पे समझ में आया आपको, एक्सटेंशनल स्ट्रेन निकाल लिया है, अब दूसरी कंप्रेशनल स्ट्रेन करनी है, ठीक है। तो इसे मैं रफ कर देता हूं, आप नोट करो। ठीक है, तो एक्सटेंशनल स्ट्रेन निकालने के बाद आप सिमिलरली कर दो, सिमिलरली, है ना। सिमिलरली इसी प्रकार देखो कंप्रेशनल स्ट्रेन के लिए करोगे इधर के लिए तो बिल्कुल सेम आएगा कंप्रेशनल स्ट्रेन भी, और वो कितनी आएगी θ/2 या 1/2 थीटा, θ/2 बात एक ही है ना, θ/2 ही लिख लो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक्सटेंशनल स्ट्रेन θ/2 है, कंप्रेशनल स्ट्रेन भी θ/2 है, और आपसे कह रहा था कि शेयरिंग स्ट्रेन जो है ना वो इक्विवेलेंट है, इन दोनों के सम के इक्विवेलेंट है, इन दोनों के योग के बराबर है। तो देखो हाँ बिल्कुल सही बात है, शेयरिंग स्ट्रेन थीटा होती है, शेयर जिसे आप कह सकते हैं, और ये एक्सटेंशनल स्ट्रेन θ/2 आई है, कंप्रेशनल स्ट्रेन θ/2 आई है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो θ/2 प्लस θ/2 जोड़ोगे यदि तो थीटा के बराबर आएगा या नहीं, और θ/2 क्या है एक्सटेंशनल स्ट्रेन, θ/2 क्या है एक्सटेंशनल स्ट्रेन, और प्लस ये क्या है θ/2 दूसरी वाली ये है कंप्रेशनल स्ट्रेन, ठीक है। और जो थीटा है वो क्या होता है शेयरिंग स्ट्रेन, जिसे आप शेयर भी कह सकते हो, शेयर है ना, शेयरिंग स्ट्रेन। तो ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हुआ, ठीक है, इसे आप कर लेंगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। करो नोट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका, एक क्वेश्चन ये अच्छा है, क्वेश्चन है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कई बार पूछता है स्टील इज मोर इलास्टिक, जो स्टील होता है ना वो मोर इलास्टिक होता है, यानी अधिक प्रत्यास्थ होता है किसकी तुलना में, रबर की तुलना में, ठीक है। तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ, इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जो स्टील है वो रबर की तुलना में क्या होता है अधिक प्रत्यास्थ होता है, ठीक है। आपको शो करना है, प्रूफ करना है, प्रूव दैट, ये बात आपको सिद्ध करनी है। एक्सप्लेन आ जाए तो भी यही करना है, चाहे एक्सप्लेन आ जाए कि इस बात को एक्सप्लेन करो या प्रूफ करो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। देखो इस बात को प्रूफ करेंगे यंग्स मॉडुलस की हेल्प से। तो देखो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बताएं, आप लोग जानते हो, मैंने बताया था वाई से डिनोट करते हैं, और यंग्स मॉडुलस होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है F अपॉन A, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है अपॉन में डेल्टा L अपॉन L, लेकिन ये L ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, ये तो होता है। और आपको बताया था मैंने F बराबर mg होता है, A बराबर πr² होता है, और ये होता है L अपॉन डेल्टा L, ऐसे रहेगा, ठीक है, ये होता है। इसमें आप बस आपको लिखना पड़ेगा कि लेट अस कंसीडर
देखो दो वायर हैं, एक स्टील का है और एक किसका है, रबर का है। आपको ये बात यदि सिद्ध करनी है ना कि स्टील जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है, ज़्यादा प्रत्यास्थ है। और ज़्यादा इलास्टिक होने का अर्थ समझ रहे हैं आप, ज़्यादा इलास्टिक होने का अर्थ ये है, इलास्टिसिटी मैंने बताया था वो प्रॉपर्टी है बॉडी की जो अपनी साइज और शेप में होने वाले चेंज का क्या करती है, अपोज करती है। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी यानी स्टील में यदि आप चेंज करेंगे, स्टील की साइज और शेप में चेंज करेंगे तो वो ज़्यादा विरोध करेगी अपने साइज और शेप में होने वाले चेंज में, बल्कि रबर कम विरोध करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ही ये है कि स्टील क्या है, मोर इलास्टिक है किसकी तुलना में, रबर की तुलना में। लेकिन आपको व्यवहार से लग सकता है अपने आप फील करके कि रबर ज़्यादा इलास्टिक होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कौन इलास्टिक ज़्यादा होती है, स्टील ज़्यादा इलास्टिक होती है। ठीक है, देखो तो ये बात सिद्ध करनी है तो आप मान के चलेंगे, लेट अस कंसिडर टू वायर्स, दो वायर हैं, लेट अस कंसिडर टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ। एक बात है, आपको लेंथ कैसे रखनी है, सेम। ठीक है, देखो ऐसे समझ लो जैसे एक वायर है ना, यहाँ से बांध दिया है ना, ये आधार है, एक वायर ये है और एक वायर ये है। ठीक है जी, देखो ध्यान देना, दोनों वायर हैं, ये किसका है, स्टील का है। पहले वाला मान लो किसका है, स्टील का है, और दूसरे वाला किसका है, मान लो रबर का है। तो एक वायर स्टील का है और एक रबर का है। अब एक कोई पार्टिकल जिसका मास कितना है, m, इससे बांध दिया जाता है। एक कोई पार्टिकल जिसका मास कैसा है, m, उससे बांध दिया जाता है। आप देखो यदि किन्हीं दो चीज़ों में आप देखना चाह रहे हैं कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है ना, कौन किससे अधिक है कौन किससे कम है, किसी भी क्षेत्र में देख सकते हो, है ना, उसकी योग्यता की तुलना में या किसी भी आधार पर यदि आप परखना चाहते हैं किन्हीं दो व्यक्तियों को, किन्हीं दो वस्तुओं को कि कौन श्रेष्ठ है ना। हालांकि हर कोई अपने आप में श्रेष्ठ होता है, लेकिन किसी में कोई गुण अधिक होता है, किसी में कोई गुण कम होता है। गुणों के आधार पर व्यक्ति अलग अलग होता है। तो इसी प्रकार स्टील है, रबर है, तो कुछ क्वालिटी ऐसी होंगी जो स्टील में है केवल रबर में नहीं है ना, और कुछ क्वालिटी ऐसी होंगी जो रबर में है स्टील में नहीं है। तो यहाँ से व्यवहार में भी सीखने को मिलता है कि एक व्यक्ति की तुलना कभी भी दूसरे व्यक्ति से नहीं की जानी चाहिए। हर कोई अपने आप विशिष्ट होता है। एक व्यक्ति में जो गुण पाए जा सकते हैं वो दूसरे व्यक्ति में जरूरी नहीं है पाए जाएं। दूसरे व्यक्ति में जो गुण हो जरूरी नहीं है पहले व्यक्ति में पाए जाएं। इसलिए किन्हीं भी दो व्यक्तियों की, किन्हीं भी दो महापुरुषों की, है ना, तुलना नहीं करनी चाहिए। और हमें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए कि हम इंटेलिजेंट हैं या हम किसी से, है ना, वीक हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि ईश्वर ने तो सभी को बिना किसी पक्षपात के बनाया है ना। ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। कोई किसी गुण में अधिक होता है, कोई किसी गुण में अधिक होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इलास्टिक कौन ज़्यादा है, रबर ज़्यादा इलास्टिक है या स्टील ज़्यादा इलास्टिक है। ठीक है, तो हम देखना चाह रहे हैं कि कौन अधिक इलास्टिक है। तो आपको समान धरातल उन्हें देना पड़ेगा। समान धरातल देने का अर्थ ये है, यदि आप देखना चाह रहे हैं कि कौन अधिक, मतलब कौन अधिक इलास्टिक है, प्रत्यास्थ है, तो आपको जो कंडीशंस हैं दोनों के लिए कैसी लेनी पड़ेंगी, सेम लेनी पड़ेंगी। यानी इसके लिए लेंथ सेम ली, दोनों के लिए लेंथ भी वायर की कैसी लेनी पड़ेगी, सेम। दोनों के लिए जो पार्टिकल बांध रहे हैं आप, उसका मास भी कैसे लेना पड़ेगा, सेम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे फिर इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता चल जाएगा कि कौन अधिक इलास्टिक है। ठीक है, कौन अपनी साइज और शेप में होने वाले जो चेंज है उसका अपोज कौन ज़्यादा कर रहा है। तो आप देख के बताएं, यदि आप रबर के वायर में और स्टील के वायर में एक पार्टिकल को बांधो तो आप मुझे बताएं ज़रा कि लेंथ में किसकी ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। ये तो आप खुद बता सकते हो देख करके। यहाँ पर जो लेंथ है रबर के वायर की, इसे मान सकते हो आप LR, और इसकी लेंथ को मान सकते हो LS यानी स्टील, LR यानी R फॉर रबर। तो आप इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि जो लेंथ में इंक्रीमेंट होगा ना पार्टिकल के बंधते ही, वो रबर के वायर की लेंथ में ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब है इसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये अपनी आकार में, साइज में होने वाले, लेंथ में होने वाले चेंज का ज़्यादा अपोज नहीं करता, क्योंकि तभी तो उसमें परिवर्तन हो गया LR में ज़्यादा, क्योंकि वो अपोज कर ही नहीं रहा, विरोध कर ही नहीं रहा किसी, मतलब अपनी लेंथ में होने वाले चेंज का।
तो उसमें ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा, ज़्यादा लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें ये अपोज कर रहा है ना, अपनी लेंथ में होने वाले चेंज का अपोज कर रहा है। पार्टिकल उस पर सस्पेंडेड है, लटका हुआ है, लेकिन ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है। तो अपोज कर रहा है तो इसी कारण इसकी लेंथ कम बढ़ेगी और इसकी लेंथ अधिक बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आई और हमें सिद्ध करना है यंग्स मॉडुलस की हेल्प से। तो यंग्स मॉडुलस किसके लिए लिख लें हम, तो इस डायग्राम को बना के बेसिक लैंग्वेज में लिख दूंगा, नोट्स में आप देख लेना, ठीक है। यही सब बातें लिखनी है कि इसकी लंबाई LS है, उसकी LR है, ये वो है ना, और इसके लिए यंग्स मॉडुलस YS है, इसके लिए यंग्स मॉडुलस YR है, ठीक है। एक M मास का पार्टिकल दोनों से सस्पेंडेड किया गया है, लटकाया गया है, ठीक है। लेंथ किसकी बढ़ेगी, रबर की। चलो तो देखो अब यंग्स मॉडुलस की हेल्प लेनी है किसके लिए, किसके लिए, हाँ फॉर स्टील के लिए करते हैं पहले। तो क्या आ जाएगा, YS बराबर, मास तो दोनों के लिए सेम है पार्टिकल का, G भी दोनों के लिए सेम है, पाई, और ये जो पार्टिकल बंधा है इसकी रेडियस भी इस दोनों की क्या है, सेम। तो R तो R ही रहेगा, और L लंबाई दोनों की सेम है ना। लंबाई जो है ना, एक काम करते हैं, लंबाई में वृद्धि है, लंबाई तो दोनों की सेम है, LS किसके बराबर है, LR के, ठीक है। लेकिन जो लंबाई में वृद्धि है वो किसकी ज़्यादा होगी, रबर वाले की, और इसमें स्टील वाले में क्या होगा, कम होगा। लंबाई तो दोनों की सेम है, तो एक काम करो, लंबाई को तो L ही मान लो, ठीक है। लंबाई को क्या मान लो, L ही मान लो। लेकिन लंबाई में वृद्धि रबर वाले में ज़्यादा होगी, ठीक है, रबर वाले में ज़्यादा हो जाएगी और स्टील वाले में कम होगी। तो चेंज इन लेंथ फॉर रबर इज ग्रेटर देन चेंज इन लेंथ फॉर स्टील वायर। ये बात आपको समझ में आई। वायर कौन सा अधिक खिंच जाएगा, रबर वाला, तो उसकी लंबाई में चेंज इंक्रीमेंट है ज़्यादा, तो ग्रेटर देन का साइन लग रहा है, ठीक है। लेंथ दोनों वायर की क्या है, सेम मान लो, तो L मान लो, L ही रहेगा। लेकिन डेल्टा L क्या हो जाएगा, डेल्टा L S हो जाएगा। तो स्टील के लिए बात कर रहे हैं। अब देखो फॉर किसके लिए बात करें, रबर के लिए, फॉर रबर, तो YR हो जाएगा, ठीक है, YR। समझ में आ रहा है आपको। चलो तो देखो बहुत जल्दी से करते हैं। YR बराबर हो जाएगा mg, ये बिल्कुल सेम रहेगा, पाई आर स्क्वायर बिल्कुल सेम रहेगा, और ये L बिल्कुल सेम रहेगा, और डेल्टा LR हो जाएगा। देखो अब एक काम करो, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, और देखो दोनों का रेशो लो, तो YS अपॉन YR, देखो ध्यान देना, दोनों की वैल्यू रखो mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, और इंटू में L अपॉन डेल्टा LS, और ये आएगा mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ये आएगा L अपॉन डेल्टा R। तो आप देखेंगे ये कट गया सारा, L से L कट गया, बीच बीच वाले की जगह ऊपर नीचे वाले की जगह, तो YS अपॉन YR बराबर, ये गलत लिख दिया मैंने, डेल्टा LR है। तो डेल्टा LR तो ऊपर पहुंच जाएगा और डेल्टा LS नीचे रहेगा, ठीक है जी। यहाँ से एक बात देख के बताओ, हमें पता है ये बात, वहाँ पे बताई मैंने कि डेल्टा LR ज़्यादा है किससे, डेल्टा LS से, यानी रबर की जो वायर है उसकी लेंथ में ज़्यादा इंक्रीमेंट है किसकी तुलना में, स्टील के वायर की लेंथ के इंक्रीमेंट की तुलना में। तो जब ये ज़्यादा है LR, तो YS ज़्यादा होगा या नहीं, LR ज़्यादा है तो YS ज़्यादा है, ठीक है। LS कम है तो YR कम है, क्योंकि दोनों समानुपाती है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इससे सिद्ध होता है कि YS जो है वो ज़्यादा है YR की तुलना में। यंग्स मॉडुलस जिसके लिए ज़्यादा है वो वायर इलास्टिक हो जाएगा। तो इससे सिद्ध हुआ हैंस स्टील इज मोर इलास्टिक दैन रबर, ये बात सिद्ध हुई, ठीक है। क्योंकि यंग्स मॉडुलस जो है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है। इलास्टिसिटी को बताता है ये कि किसी के अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी अधिक है और किसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी कम है। बात समझ में आई आपको। तो YS जो हो जाएगा वो स्टील के लिए ज़्यादा है, Y स्टील के लिए ज़्यादा है और रबर के लिए कम है। स्टील के लिए ज़्यादा है तो ये अधिक हो जाएगा, ठीक है। कर लेंगे आप, इसी कारण स्टील क्या है, मोर इलास्टिक है रबर की तुलना में, ठीक है।